हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज की क्लास में। दोस्तों, आज हम जो है वो सीडीपी के क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं आज की क्लास में, जिसमें हम जो है वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं हमारे पास, जो कि साइकोलॉजी या आपकी अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजी से रिलेटेड आप बोल सकते हैं, या पेडागोजी से रिलेटेड आपके पास जो है वो क्वेश्चंस हैं। अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर जो है पॉलिसीज़ के रिगार्डिंग आपको जो है वो क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और जिनका हाल ही में अभी जो है वो जिनका जेबीटी कमीशन का एग्ज़ाम होना है, टीजीटी कमीशन का एग्ज़ाम होना है, चाहे टीजीटी आर्ट्स की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी मेडिकल की, टीजीटी नॉन मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ से जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहने वाले हैं, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बेस पे भी आप लोगों से जो है वो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके अलावा अगर आप जो है वो टैट की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी, या आप सेंटर के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन सभी के लिए जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो साइकोलॉजी पोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस हम आज की क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। जैसे कि आप सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख पा रहे हो, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास जो है वो पॉलिसीज़ के रिगार्डिंग यहाँ पर पूछा गया है। क्वेश्चन में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1975, यानी कि 1975 में कौन सी पॉलिसी जो है इंट्रोड्यूस की गई थी, ये यहाँ पे पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी नीति 1975 में शुरू की गई थी। तो आपके पास चार ऑप्शंस हैं: करिकुलम फॉर द 10 ईयर स्कूल, कोठारी कमीशन रिपोर्ट, मैकॉले रिपोर्ट, राधाकृष्णन रिपोर्ट। तो यहाँ पे जो आपके पास चार ऑप्शंस हैं, इनमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 10 साल के स्कूल के लिए पाठ्यक्रम जो है 1975 की पॉलिसी में इंट्रोड्यूस किया गया था। अब हमारे पास सेकंड ऑप्शन थी कोठारी कमीशन रिपोर्ट। कोठारी कमीशन रिपोर्ट जो है वो आपके पास 1964 से 66 के बीच में आया था। ये आपने याद रखना, दौलत सिंह कोठारी जो है इनका नाम था, जिनकी अध्यक्षता में जो है ये कोठारी कमीशन जो है वो आया था। नेक्स्ट था मैकॉले रिपोर्ट। मैकॉले रिपोर्ट जो है आपकी 1835 को जो है वो आई थी। मैकॉले रिपोर्ट, इंग्लिश एजुकेशन जो है वो मैकॉले से ही रिलेटेड है। और लास्ट है आपके पास राधाकृष्णन रिपोर्ट। राधाकृष्णन रिपोर्ट जो है 1948 से 49 के बीच में आई थी। ये आप लोगों को यहाँ पे यूनिवर्सिटी ग्रांड एजुकेशन रिपोर्ट के नाम से भी हम जो है राधाकृष्णन रिपोर्ट को जानते हैं। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। चार चीज़ों का मैंने यहाँ पे आपको बताया। ये जो कोठारी रिपोर्ट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, इसी कोठारी रिपोर्ट के अंदर, या इस कोठारी कमीशन रिपोर्ट, ये पूरा कमीशन रिपोर्ट बोला गया है। तो कोठारी कमीशन के अंदर जो है वो त्रिभाषा सूत्र के बारे में, यानी कि ट्राइलिंगुअल फॉर्मूला के बारे में भी, कि हमारे जो हम जब भी पढ़ते हैं तो उस टाइम पे तीन भाषाएं होनी चाहिए। क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए, दूसरी कोई भी आपके पास जो है जो क्षेत्रीय भाषा के अलावा आपकी हिंदी हो सकती है, तीसरी आपकी जो है वो ग्लोबल लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश हो सकती है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ट्राइलिंगुअल फॉर्मूला के बारे में वो कौन से कमीशन में आया है, तो वो आपके कोठारी कमीशन के अंदर आया है। तो लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था 1975 में कौन सी पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई थी, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चार ऑप्शंस मैंने यहाँ पे डिटेल से आपके साथ डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है आपका 92 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहा गया है? एट प्राइमरी लेवल टीचर टॉट रेशियो वॉज 1:39, यानी कि अगर हम प्राइमरी लेवल पे बात करते हैं, वैसे तो प्राइमरी लेवल पे रेशियो जो है वो 1:30 की देखी जाती है प्राइमरी की जब बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्राइमरी लेवल पे जो रेशियो थी वो 1:39 थी। वो कौन से एजुकेशनल सर्वे के अकॉर्डिंग थी? 6th एजुकेशनल सर्वे ऑफ ऑल इंडिया के अकॉर्डिंग, 5th एजुकेशनल सर्वे ऑफ ऑल इंडिया, 4th एजुकेशनल सर्वे ऑफ ऑल इंडिया, या 2nd एजुकेशनल सर्वे ऑफ ऑल इंडिया के अंडर थी? ये यहाँ पे पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा अकॉर्डिंग टू 6th एजुकेशनल सर्वे ऑफ ऑल इंडिया। उसके अकॉर्डिंग जो है प्राइमरी लेवल टीचर रेशियो जो है, यानी कि प्राथमिक स्तर पर अध्यापक की जो रेशियो है, एक शिक्षक होगा 39 बच्चों के ऊपर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर इसकी जो है वो हिंदी भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। 39 में क्या कहा गया है? द नेम ऑफ कमेटी सेटअप इन 1995, यानी कि 1995 को, टू स्टडी द पराशर भारतीय अधिनियम। यहाँ पे प्रसार भारतीय अधिनियम के बारे में, एक एक्ट के बारे में हम यहाँ पे समिति के बारे में बात कर रहे हैं कि प्रसार भारतीय अधिनियम का अध्ययन करने के लिए 1995 में गठित समिति का नाम। उस टाइम पे
प्रसार भारती, प्रसार नहीं है पर, जो आपका प्रसार भारती अधिनियम है उसका अध्ययन करने के लिए 1995 में कौन सी समिति जो है वो गठित की गई थी? तो वो आपकी जो है सेन गुप्ता कमेटी, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। सेन गुप्ता कमेटी जो है 1995 में प्रसार भारती अधिनियम का अध्ययन करने के लिए जो है वो गठित की गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास CHEER स्टैंड्स फॉर, यानी कि ये जो चीर आप बोल सकते हैं एक तरीके से, अगर आप इसको इकट्ठा पढ़ते हैं, ये क्या, इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या बनती है? तो ये बनेगी ऑप्शन नंबर ए, चिल्ड्रन एनरिचमेंट एजुकेशनल थ्रू रेडियो, यानी कि रेडियो के माध्यम से बच्चों को समृद्ध बनाना, ये हमारे पास जो है वो चीर की फुल फॉर्म है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 में क्या कहा गया है? विच यूनिवर्सिटी वॉज नॉट एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग 1854 टू 1858। दो चीज़ों का, दो समय की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। 1854 से लेकर 1858 के बीच की हम बात कर रहे हैं। इसके दौरान किस विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं हुई थी? कलकत्ता यूनिवर्सिटी की, मद्रास यूनिवर्सिटी की, पंजाब यूनिवर्सिटी की, या बॉम्बे यूनिवर्सिटी की? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी, पंजाब यूनिवर्सिटी की एस्टेब्लिशमेंट नहीं हुई थी। बाकी कलकत्ता जो है 1854 से 58 के बीच एस्टेब्लिश था, मद्रास और बॉम्बे ये तीनों यूनिवर्सिटीज जो थी, लेकिन सिर्फ आपकी पंजाब नहीं थी 1854 से 1858 के बीच में। नेक्स्ट है स्कॉव की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है यहाँ पे। द एब्रीविएशन ऑफ स्कॉव स्टैंड्स फॉर, SCOVE, इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या बनेगी? स्टैंडिंग कमेटी ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, यानी कि व्यवसायिक शिक्षा की स्थायी समिति, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। स्टैंडिंग कमेटी ऑफ वोकेशनल एजुकेशन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। यहाँ पे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 97 में, एट द एंड ऑफ 11th 5-year प्लान, जब आपकी जो 11वीं पंचवर्षीय योजना की हम बात कर रहे हैं, जब उसका एंड हो रहा था, द टोटल नंबर ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटीज इन इंडिया वॉज, इंडिया में डीम्ड यूनिवर्सिटी कितनी थी? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 129। यहाँ पर 129 जो है वो आपके पास डिम्ड विश्वविद्यालय की कुल संख्या थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 129। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। 98 में क्या कहा गया है? हु हैव साइंड MOU फॉर रिकॉग्निशन ऑफ टीचर एजुकेशन इन स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम इन इंडिया, यानी कि भारत में विशेष शिक्षा कार्यक्रम में शिक्षक शिक्षा की मान्यता के लिए किसने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था? NCTE या NAC ने, RCI NCERT ने, NCDS RCI ने, या RCI एंड NCTE ने? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, RCI और NCTE ने जो है वो यहाँ पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 99। वैल्यू एजुकेशन को कहेंगे मूल्य परक शिक्षा, यानी कि अच्छी वैल्यू सीखना, अच्छे मूल्य सीखना। एजुकेशन मेक्स अ स्टूडेंट, शिक्षा विद्यार्थी को बनाती है एक अच्छा नागरिक, सफल व्यवसायी बनाती है, लोकप्रिय शिक्षक बनाती है, या कुशल प्रबंधक बनाती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एक अच्छा नागरिक बनाती है, गुड सिटीजन बनाती है वैल्यू एजुकेशन। अंडरस्टैंडिंग बेस पे क्वेश्चन है, बाकी कोई ऐसी थ्योरी यहाँ पे नहीं पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, द करिकुलम विच embraces all kinds of instruction that have direct reference to the occupation of career of a person intended to pursue is, यानी कि वह पाठ्यक्रम जिसमें सभी प्रकार के निर्देश शामिल है, सभी प्रकार के जो है आपके पास डायरेक्शंस जो हैं वो शामिल हैं, जिसका सीधा संदर्भ जो है वो किसी व्यक्ति के व्यवसाय या करियर से होता है, उसे क्या कहेंगे? जनरल एजुकेशन, टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, या टेक्निकल एजुकेशन कहेंगे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टेक्निकल, यानी कि तकनीकी शिक्षा, जिसका संबंध व्यक्ति के व्यवसाय से, काम से है। ठीक है, बाकी कोई काम से रिलेटेड नहीं है, टेक्निकल एजुकेशन है जो कि काम से रिलेटेड है। नेक्स्ट है आपके पास, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क वॉज लॉन्च्ड इन,
यानी कि जो आपका NCF है वो लॉन्च कब हुआ था? इन सारी ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो लॉन्च आपका जो है वो 2005 में, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो 2023 जो है आपका न्यू NCF जो है वो होगा, क्योंकि आपकी एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आ चुकी है। जैसे ही एजुकेशन पॉलिसी आती है उसके साथ ही करिकुलम भी जो है वो डिसाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास गांधी जी के रिगार्डिंग, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। आपको पता है गांधी जी ने बेसिक एजुकेशन का कॉन्सेप्ट दिया था। तो गांधी जी स्ट्रांगली एडवोकेटेड डैश कंपलसरी एजुकेशन थ्रू द स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन। तो गांधी जी ने स्ट्रांगली एडवोकेट किया था कंपलसरी एजुकेशन। कितने साल की कंपलसरी एजुकेशन के बारे में बात बोली थी? 5 ईयर्स की, 4 ईयर्स की, 14 ईयर्स की या 7 ईयर्स की? तो ऑप्शन नंबर डी 7 ईयर्स के बारे में इन्होंने कहा था। ठीक है, बुनियादी शिक्षा योजनाओं के माध्यम से अनिवार्य शिक्षा की पुरजोर वकालत की। तो ये पूछा था, 7 वर्ष की थी इन्होंने, 7 ईयर्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्व शिक्षा अभियान। SS से आपको पता है ये क्या है? सर्व शिक्षा अभियान की फुल फॉर्म इन इंग्लिश मीन्स। सर्व शिक्षा अभियान का अंग्रेजी में क्या मतलब है? एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन, एजुकेशन फॉर गर्ल्स, एजुकेशन फॉर एलिमेंट्री, एजुकेशन फॉर ऑल मूवमेंट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? एजुकेशन फॉर एलिमेंट्री भी करेक्ट आंसर है, साथ में एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन भी है। तो दोनों ही हमारे पास जो है ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दोनों ऑप्शंस इकट्ठी नहीं दिए, लेकिन जब हम ऑफिशियल आंसर की के बारे में बात करते हैं तो दोनों वहाँ पे मेंशन की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 104। द यूनिवर्सिटी विच टेलीकास्ट इंटरेक्टिव एजुकेशनल प्रोग्राम थ्रू इट्स ओन चैनल, यानी कि वह विश्वविद्यालय है जो अपने स्वयं के चैनल के माध्यम से इंटरैक्टिव शैक्षिक पाठ्यक्रम या कार्यक्रम प्रसारित करता है। तो वो कौन सा है? BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी जो कि हैदराबाद में है, इग्नो, या यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे, या अन्नामलाई यूनिवर्सिटी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी हैदराबाद में है जो अपने स्वयं के चैनल के माध्यम से इंटरैक्टिव शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105। द फर्स्ट पॉपुलेशन पॉलिसी, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के बारे में बात कर रहे हैं हम। फर्स्ट राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, डेट पता होनी चाहिए आपको, 1969। वो किससे संबंधित है? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से, फैमिली प्लानिंग से, बर्थ कंट्रोल पॉलिसी से, एडोलेसेंस एजुकेशन से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास से संबंधित है आपकी राष्ट्रीय जनसंख्या समिति या नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन 106। इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन, IRAHE की फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ ली जाए, इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन वॉज रिकमेंडेड बाय, उच्च शिक्षा के लिए स्वतंत्र नियामक प्राधिकरण की सिफारिश की गई थी। नेशनल नॉलेज कमीशन 2005 के द्वारा, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986, प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन 1992, एजुकेशन कमीशन 1964 टू 66। करेक्ट आंसर हो जाएगा नेशनल नॉलेज कमीशन 2005। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने जो है वो IRAHE की सिफारिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के बारे में जो है हमने बात की थी, जो है एक हमने यूनिवर्सिटी कमीशन के बारे में बात की थी। ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है जिसे हम UGC कहेंगे। तो UGC जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। पहला एक ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, नॉन स्टैट्यूटरी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है ना? तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है और ये कब जो है वो बिकम स्टैट्यूटरी बॉडी कब बनी थी, ये पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 107 में। तो 1956 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। UGC जो है स्टैट्यूटरी बॉडी बनी थी 1956 में, यानी कि वैधानिक निकाय बन गया था। कब बना था? ऑप्शन नंबर सी 1956 में। नेक्स्ट, अब UGC रिगार्डिंग ही यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा था। UGC की फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ ली जाए तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, और साथ में कब ये जो है वो वैधानिक निकाय या स्टैट्यूटरी बॉडी बनी थी 1956 में। इसमें कितने सदस्य होते हैं UGC में? नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 10 सदस्य होते हैं आपके UGC में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेवलपिंग टेक्सचुअल मटीरियल इन हिंदी, मैथमेटिक्स
एंड एनवायरमेंटल साइंस फॉर क्लासेस 1 to 5 इज द परव्यू ऑफ। यानी कि कक्षा 1 से 5 तक के लिए हिंदी, गणित और पर्यावरण विज्ञान में पाठ्य सामग्री विकसित करना किसके अंतर्गत आता है? मतलब पहले से लेके 5वीं तक के लिए मटेरियल बनता है, उनके लिए पाठ्य सामग्री विकसित की जाती है। तो एनसीईआरटी करती है, एससीईआरटी करती है, डाइट करती है या सीबीएसई करता है, कौन करता है? तो आपको पता है पहली से 5वीं तक के लिए जो स्टडी मटेरियल तैयार करते हैं वो नेशनल करिकुलम एजुकेशनल रिसर्च जो ट्रेनिंग है वो करता है आपका, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए एनसीईआरटी करता है। और एससीईआरटी जो है वो स्टेट का करके आता है, और डाइट जो है वो अलग तरीके से काम करती है, जिसमें आपकी जो है जैसे जेबीटीज हैं वो डाइट्स के थ्रू होती है, उनके अंदर आता है। तो एनसीईआरटी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 110 भी क्या कहा गया है इसकी बात करते हैं। विच कमेटी हैज़ बीन constituted by union government to examine the existing framework with regard to virtual currencies। यानी कि आभासी मुद्राओं के संबंध में मौजूदा ढांचे की जांच करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया है? HR खान कमेटी, दिनेश शर्मा कमेटी या शक्तिकांत कमेटी या BS धर्मराज कमेटी? तो आभासी मुद्राओं के संबंध में जो मौजूदा ढांचे की जांच के लिए केंद्र सरकार द्वारा जिस समिति का गठन किया गया है तो वो कौन सी है? वो है आपकी दिनेश शर्मा कमेटी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111, एनीथिंग कैन बी टॉट एट एनी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट वाज सेड बाय। यानी कि विकास के किसी भी चरण में कुछ भी सिखाया जा सकता है, यह डैश ने कहा है। आप चाहे जिस मर्जी स्टेज पे हैं, आपको कुछ भी सिखाया जा सकता है, ये यहाँ पे बोला गया है। तो करेक्ट आंसर क्या है, किसने ये कहा है? एल्बर्ट बंडूरा ने, डेविड ऑजवेल ने, जीन पियाजे ने और जेरोम ब्रूनर ने। आप सभी ने इनके बारे में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कभी भी इमिटेट करके जो यहाँ पे बात बनती है, या जो यहाँ पे बोला जा रहा है किसी भी चरण में है कुछ भी सिखाया जा सकता है, चाहे आइकन्स के थ्रू सिखाया जा रहा है, सिंबल्स के थ्रू सिखाया जा रहा है, किसी के भी थ्रू। तो ये ऑप्शन नंबर डी जेरोम ब्रूनर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जेरोम ब्रूनर कहते हैं कि विकास के किसी भी चरण में कुछ भी सिखाया जा सकता है। इमिटेशन की मैंने बात की थी तो वो अल्बर्ट बंडूरा ने कहा था, ठीक है। और जीन पियाजे ने 4 स्टेजेस जो है वो डेवलपमेंट की दी है, डेवलपमेंट नहीं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईक्यू, यानी कि इंटेलिजेंट क्वेश्चन जिसकी फुल फॉर्म है। ये यहाँ पे आईक्यू के बारे में पूछा है। व्हाट विल द आईक्यू ऑफ 25 years ओल्ड बॉय हुज मेंटल एज इज 16। यानी कि यहाँ पे सबसे पहले आपको आईक्यू के बारे में पता होना चाहिए। इंटेलिजेंट क्वेश्चन का एक फॉर्मूला होता है MA/CA मल्टीप्लाई बाय 100। यानी कि मेंटल एज जैसे यहाँ पे है 16 साल है बच्चे की, और क्रोनोलॉजिकल एज जो उसकी रियल एज है यानी कि 25 साल का बच्चा है ना, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से। आपको पता है 25 1 25, 25 4 100, और यहाँ पे 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 64। तो 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 64, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जब भी आपसे आईक्यू पूछा जाता है तो इस तरीके से यहाँ पे हम आईक्यू निकालते हैं। फॉर्मूला अगर पूछ लिया जाए तो ये रहा, और आईक्यू की फुल फॉर्म अगर पूछ ली जाए तो इंटेलिजेंट क्वेश्चन टेस्ट की फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन विद साइंटिफिक एटीट्यूड। यानी कि साइंटिफिक एटीट्यूड का मतलब हुआ वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन विद साइंटिफिक एटीट्यूड। जिसका साइंटिफिक एटीट्यूड है, जिसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, हर एक चीज़ को जब भी वो सॉल्व करेगा उसके पीछे कोई ना कोई जो है वो रीज़न ढूंढने की कोशिश करेगा, कोई लॉजिक लगाने की कोशिश करेगा। तो उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? एडवेंचर होता है, यानी कि वो साहस वाले कार्य करता है, एडवेंचरस कार्य करता है। ब्रेविटी होती है, उसमें बहादुरी होती है, या यहाँ पे एक होता है ब्रेव, होता है बहादुरी। ब्रेविटी का मतलब है किसी चीज़ को बहुत ही शॉर्ट में समझना या शॉर्ट में करना। शार्प मेमोरी, उसकी जो मेमोरी है वो बहुत ज़्यादा शार्प होती है। और ऑब्जेक्टिविटी यानी कि वस्तुनिष्ठता होती है, सिर्फ एक कंक्लूजन यानी कि बिल्कुल कॉम्प्रेस उस तरीके से जो है वो किसी चीज़ को देखता है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति होता है कि मतलब वो सिर्फ एक जो सही कंक्लूजन होता है ना उस तक पहुंचने की कोशिश करता है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑब्जेक्टिविटी होती है जिसका साइंटिफिक एटीट्यूड होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 114, मेजॉरिटी ऑफ अ स्टूडेंट इन अ क्लास मिसबिहेव।
यानी कि एक कक्षा में अधिकांश छात्र जो है वो मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट जो है वो मिसबिहेव करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं। व्हाट डज इट टेल यू? ये आपको क्या बताता है? प्रेजेंस ऑफ डिस्ट्रैक्शंस इन द क्लास, यानी कि कक्षा में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है, इस चीज़ को बताता है। लैक ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब है कि आचार संहिता का अभाव है, रूल रेगुलेशंस नहीं है। टू मेनी रूल्स, या क्लास में बहुत ज़्यादा रूल्स है। जनरल डिसिप्लिन अमंग स्टूडेंट्स, जनरल डिसिप्लिन इनडिसिप्लिन अमंग द स्टूडेंट, यानी कि जो छात्रों के बीच में बहुत ही ज़्यादा अनुशासनहीनता है। तो यही यहाँ पे पूछा है कि बहुत ही ज़्यादा कोई मिसबिहेव कर रहा है तो आप उसको क्या कहोगे? आप उसे कहोगे कि स्टूडेंट्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा क्या है? इनडिसिप्लिन है, अनुशासनहीनता है, वो डिसिप्लिन्ड नहीं है। अगर डिसिप्लिन होता तो वो मिसबिहेव नहीं करते। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे अंडरस्टैंडिंग बेस पे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, यंग अडोलेसेंट रिबल टू एक्सप्रेस देयर, यानी कि युवा किशोर जो होते हैं, यंग अडोलेसेंट, अपनी डैश व्यक्त करने के लिए विद्रोह करते हैं। रिबल मतलब विद्रोह करना, टू एक्सप्रेस देयर, किस चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए वो ये करते हैं, विद्रोह करते हैं। एक्सटर्नल डिसिप्लिन इम्पोज्ड को दर्शाने के लिए, यानी कि जो उनके ऊपर डिसिप्लिन थोपा गया होता है, इम्पोज किया गया होता है, उसको दिखाने के लिए, या अपनी क्रिएटिविटी को दिखाने के लिए, या देयर डिज़ायर फॉर फ्रीडम, यानी कि उनकी स्वतंत्रता की इच्छा होती है, उस चीज़ को दिखाने के लिए वो विद्रोह करते हैं। या देयर पर्सनल इनएडिक्वेसी, यानी कि उनकी जो व्यक्तिगत अपर्याप्तता होती है, उस चीज़ को दर्शाने के लिए जो है वो विद्रोह करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उनकी डिज़ायर फॉर फ्रीडम, उनकी स्वतंत्रता की उनकी इच्छा होती है। इस वजह से जो है जो युवा किशोर है वो अपनी विद्रोह को व्यक्त करते हैं, किस चीज़ के लिए? स्वतंत्रता की उनकी इच्छा को दर्शाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116। क्या कहा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग is the most important single factor in underlying the success of beginning a teacher? शिक्षक बनने की सफलता में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है शिक्षक बनने के लिए? स्कॉलरशिप, कम्युनिकेटिव एबिलिटी, यानी कि आपसे आपकी जो कम्युनिकेशन करने की जो एबिलिटी है आपके अंदर वो, पर्सनैलिटी एंड इट्स एबिलिटी टू रिलेट टू द क्लास एंड टू द पीपल, यानी कि व्यक्तित्व और उसकी कक्षा और विद्यार्थियों से जुड़ने की क्षमता, या ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी, क्या इसमें से जो है वो शिक्षक बनने की सफलता में सबसे महत्वपूर्ण कारक है? तो क्वेश्चन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसकी जो पर्सनैलिटी है और उसकी जो एबिलिटी है टू रिलेट टू द क्लास एंड टू द पीपल, व्यक्तित्व और उसकी कक्षा और विद्यार्थियों से जुड़ने की क्षमता जो है वो आपको क्या बनाती है? एक अच्छा शिक्षक बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117। Which of the following statement is correct in the context of multiple choice type questions? यानी कि जो MCQs होते हैं उनके रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? वो मोर ऑब्जेक्टिव होते हैं ट्रू और फॉल्स से, या लेस ऑब्जेक्टिव होते हैं ऐसे टाइप क्वेश्चन से, या मोर सब्जेक्टिव होते हैं शॉर्ट आंसर टाइप से, या मोर सब्जेक्टिव होते हैं ट्रू और फॉल्स से? ये यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो ट्रू और फॉल्स होते हैं ना उनसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव होते हैं आपके, मतलब एक वस्तुनिष्ठ चीज़ होती है वो जब आपके पास जो है ऑब्जेक्टिव होते हैं। किससे? ट्रू और फॉल्स से। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं आपके पास 4 ऑप्शंस है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, इस तरीके से आप टिक कर रहे हो तो टिक कई बार कुछ भी तरीके से हो सकता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव है 4 ऑप्शन है, आप एक सही होगा उसके ऊपर आप टिक मतलब उसको चूज़ करने की कोशिश करोगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप हिंदी में भी इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हो कि बहुविकल्पीय प्रश्न प्रकार के प्रश्नों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो वे सही गलत प्रकार के प्रश्नों की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 118। 118 में क्या कहा गया है? एज अ टीचर सिलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन टू एंश्योर योर इफेक्टिव प्रेजेंस इन द क्लासरूम, यानी कि आपकी क्लासरूम में जो है वो इफेक्टिव प्रेजेंस है उस चीज़ को दर्शाने के लिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपके पास हो जाएगा। आपके पास ऑप्शंस दी हुई है कि एक शिक्षक के रूप में कक्षा में अपनी प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम विकल्प का चयन करें। यूज़ ऑफ पियर कमांड, साथी कमांड का उपयोग, मेकिंग एग्रेसिव स्टेटमेंट, आपका आक्रामक बयान देना, या अडॉप्शन ऑफ वेल एस्टेब्लिश्ड पोस्चर, अच्छी तरह से स्थापित दशा को अपनाना, या बीइंग अथॉरिटेरियन या सत्तावादी होना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, अडॉप्शन ऑफ वेल एस्टेब्लिश्ड पोस्चर। एक शिक्षक के रूप में
कक्षा में प्रभावी उपस्थिति अगर आपने सुनिश्चित करनी है तो अच्छी तरह से स्थापित दशा को अपनाना होगा आपको। और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारे लिए है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी हैज़ बीन प्रपोज्ड बाय, यानी कि जो नैतिक विकास का सिद्धांत है वो किसने यहाँ पर जो है वो एस्टेब्लिश किया है। तो ऑप्शन नंबर ए लॉरेंस कोहलबर्ग है। इन्होंने मॉरल डेवलपमेंट का जो प्रिंसिपल है, मॉरल डेवलपमेंट की जो थ्योरी है वो इन्होंने दी है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे जो बेंजामिन ब्लूम है, ब्लूम ने टेक्सोनॉमी दी है, वो भी आपकी कॉग्निटिव डोमेन है, साइकोमोटर डोमेन है, अफेक्टिव डोमेन है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 120 में क्या कहा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर इज द मेन कॉम्पोनेंट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी अनुदेशात्मक प्रक्रिया मुख्य घटक है। इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर का कौन सा सबसे मेन जो है वो घटक है। आपके पास है सिनेप्टिक टीचिंग मॉडल, बेसिक टीचिंग मॉडल, इंडक्टिव मॉडल, सोशल स्टिमुलेशन, यानी कि सिनेटिक शिक्षण मॉडल, बुनियादी शिक्षण मॉडल, आगमनात्मक मॉडल या सामाजिक उत्तेजना। तो यहाँ पे कौन सबसे ज़्यादा जो है मेन कंपोनेंट कौन सा है अनुदेशनात्मक प्रक्रिया का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेसिक टीचिंग मॉडल, बुनियादी शिक्षण मॉडल जो है वो हमारे पास जो है वो अनुदेशनात्मक प्रक्रिया का मुख्य घटक है। तो ये थे हमारे आज के जो है 30 क्वेश्चंस जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए। यहाँ से आगे जो है आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजी के क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आपके साथ जो है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगी। आई होप आप लोगों को यहाँ तक की चीज़ें समझ में आई होंगी। सारी चीज़ें जैसे कि मैंने सारे एग्ज़ाम के बारे में आपको कहा तो सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो ज़रूर इन सारी के सारे क्वेश्चंस को जो है वो देखिएगा, एंड तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।